एक तरफ सोनिया और निर्मला इस टेंशन में थी कि अगर ऋषित ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी तो वो दोनों कैसे बच पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा अपने पापा के घर से वापस अरोड़ा मेंशन में आ गई थी। आज तो उसने डिनर भी अपने पापा के घर पर ही कर लिया था। ऋषित कब से रिद्धिमा और निशांत का इंतजार कर रहा था, पर आने के बाद भी रिद्धिमा बिना ऋषित से कोई बात किए अपने कमरे में चली गई। निशांत ने अपने डैडी को बताया कि उनका डिनर तो हो गया था। लंबी सांस लेकर ऋषित फिर अकेले ही डाइनिंग रूम में आया और उसने सर्वेंट को अपने लिए खाना लगाने को कहा। दरअसल उसने सोचा था कि वो रिद्धिमा और निशांत के साथ डिनर करेगा तो उसे रिद्धिमा से बात करने का मौका भी मिल जाएगा, लेकिन वो मौका भी उसे नहीं मिला। ऋषित यही सोचते हुए धीरे धीरे खा ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। चिराग का कॉल था, इसलिए ऋषित ने फौरन कॉल उठाया। चिराग ने उसे बताया कि ऋषित के जितने भी कार्ड्स सोनिया के पास थे वो सारे ब्लॉक हो चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने सोनिया से वो बंगलो भी खाली करवा लिया था और सोनिया को दी हुई कार भी वापस ले ली थी। ऋषित ने खुद का गुस्सा कंट्रोल करते हुए पूछा, तो अब वो कहाँ है? चिराग ने ऋषित को बताया कि सोनिया और उसकी माँ कौन से होटल में रुके हुए थे, जिस पर ऋषित ने चिराग को आगे के ऑर्डर्स देते हुए कहा, ओके, तुम वकील से बात करने वाले थे, उसका क्या हुआ? सोनिया के खिलाफ मैं धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराना चाहता हूँ और वो लेटर्स के मामले में उसने मुझे धोखा दिया है तो ये हम आसानी से साबित भी कर सकते हैं। और फिर उसने रिद्धिमा और मिहिर को बदनाम करने की साजिश भी की थी, तो उसके लिए भी उसके खिलाफ हम केस दर्ज करेंगे। और वो रिपोर्टर्स जिसने उसकी हेल्प की थी वो हमारी साइड से गवाही देगा। उसने निशांत को मशरूम खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी, वो भी हम साबित कर सकते हैं, क्योंकि एक वही इंसान थी जो उस वक्त बाहर से घर में आई थी, लेकिन उसने ही रिद्धिमा का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी। उसका सबूत नहीं है हमारे पास, पर वो तो पुलिस देख लेगी और इस बारे में मैं कमिश्नर से भी बात कर लूंगा। चिराग भी ऋषित का असिस्टेंट था तो उसने भी सारा इंतजाम कर दिया था, इसलिए चिराग ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जी सर, ऐसा ही होगा। लॉयर से मेरी बात हो गई है और कल उनके साथ आपकी मीटिंग भी फिक्स हो चुकी है और कल ही पुलिस स्टेशन जाकर सोनिया और उनकी माँ के खिलाफ कंप्लेंट भी हो जाएगी। चिराग से थोड़ी देर और बात करके ऋषित ने कॉल कट कर दिया। सोनिया का नाम सुनकर ऋषित का मूड पहले ही खराब हो चुका था, इसलिए ऋषित ने अपना डिनर वहीं रोक दिया। ऋषित ने मन में खुद से ही कहा, ये तो बस शुरुआत है, सोनिया को मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। उसकी वजह से रिद्धिमा और निशांत को बहुत कुछ सहना पड़ा है, तो अब मैं सोनिया को बिल्कुल चैन से नहीं रहने दूंगा। फिर ऋषित रिद्धिमा के कमरे में आ गया जहां रिद्धिमा निशांत को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निशांत खेलने के मूड में था। ऋषित को देखकर निशांत तो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया और ऋषित को भी अपने साथ खेलने को बोलने लगा। ऋषित ने निशांत को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर सुलाते हुए कहा, नहीं निशांत बेटा, काफी रात हो गई है तो तुम सो जाओ, चलो। निशांत ने मुंह बनाया, पर फिर भी वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोने लग गया। ऋषित वहीं सोफे पर बैठे उन दोनों को देखने लगा। रिद्धिमा और निशांत गौरव के घर चले गए थे तो ऋषित को अपनी जिंदगी कितनी खाली सी लगने लगी थी, लेकिन अब रिद्धिमा और निशांत वापस अरोड़ा मेंशन आ गए थे तो ऋषित की जिंदगी जैसे फिर से खुशियों से भर गई थी। और थोड़ी ही देर में निशांत सो गया। रिद्धिमा जब सोने लगी तो ऋषित ने धीरे से कहा, रिद्धू, मुझे तुमसे बात करनी है। रिद्धिमा ने फिर बिना कुछ बोले ऋषित को कमरे के बाहर फॉलो किया। रिद्धिमा और ऋषित दोनों ही ऋषित के कमरे में आ गए। रिद्धिमा कहीं ना कहीं जानती थी कि ऋषित क्या बोलना चाह रहा था, पर फिर भी उसने पूछा, ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें? ऋषित ने धीमी आवाज में कहा, रिद्धू, अब तो तुम सच जान गई हो ना? रिद्धिमा ने एटीट्यूड के साथ उल्टा सवाल किया। हाँ तो? ऋषित अरोड़ा जो इतने बड़े बड़े आदमियों के सामने कूल बनकर घूमता था और किसी से बोलते वक्त बिल्कुल कतराता नहीं था, लेकिन आज उसका गला रिद्धिमा के सामने सूख गया था। ऋषित ने मन ही मन खुद से कहा, कम ऑन ऋषित, तुम्हें रिद्धिमा के सामने क्या हो जाता है? तुम्हें उससे बस अपने दिल की बात ही तो बोलनी है। तुम उससे अभी भी उतना ही प्यार करते हो, यही तो बताना है। तो चलो बोलो अभी। वो तो तुम्हें ऐसे ही देख रही है जैसे वो तुम पर अभी ही गुस्सा हो जाएगी। लंबी सांस लेते हुए ऋषित ने आखिरकार कहा, देखो, अब तुम्हें सारा सच पता है, तो मेरा मतलब है कि क्या हम दोनों, नहीं मतलब
मेरा मतलब है कि मैं तुमसे एक्चुअली मुझे तुमसे नहीं मतलब तुम मुझसे। ऋषित फ्रस्ट्रेट होकर चुप हो गया। रिद्धिमा आंखें सिकुड़ते हुए ऋषित को देखते हुए बोली, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिरकार ऋषित ने कहा, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? प्लीज, आई एम सॉरी। ये कहते वक्त ऋषित की आंखें नम हो गई थी। रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और कहा, तुमने बचपन में समझा कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और मुझसे दोस्ती तोड़ दी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि मैं समझती थी कि तुम उस वक्त किस हालात से गुजर रहे थे। ऋषित ने फौरन कहा, हाँ, और उसके लिए मैं खुद को सच में बहुत किस्मत वाला मानता हूँ क्योंकि तुम्हारी जैसी दोस्त मिलना किस्मत अच्छी होने का ही नतीजा है। रिद्धिमा ने ऋषित की बात को इग्नोर करते हुए अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, शादी के बाद भी तुमने मुझे गलत समझा। तुमने सोचा कि मैंने पैसों के लिए तुमसे शादी की और मैं हमारे बच्चे को तुम्हारे पैसे पाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर तुम मुझे छोड़कर लंदन चले गए और उसके लिए भी मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी और उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। जिस पर ऋषित ने प्यार से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ रिधु, तुमने मुझे माफ किया और उसके लिए मैं तुम्हें कितना भी थैंक यू बोल लूं कम ही रहेगा। तभी रिद्धिमा ने अपनी बात आगे जारी रखी और आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, लेकिन तुम सोनिया को हम दोनों के बीच लेकर आए, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। माना कि तुम्हें मुझे लेकर गलतफहमियां थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और औरत को हमारे बीच लेकर आओ। माना कि तुम बहुत गुस्से में थे और तुम्हें मुझसे बहुत शिकवे थे, और माना कि सोनिया ने तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया, आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। चाहे कुछ भी हो जाए, सोनिया का प्रपोजल स्वीकार करना और उसे घर ले आना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता, और मैं उसके लिए तुम्हें माफ नहीं कर सकती। ऋषित की आंख भर आई और उसने इमोशनल आवाज में कहा, रितु प्लीज ऐसे मत कहो। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर क्या हम निशांत के लिए, उसके आने वाले कल के लिए एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? प्लीज रिद्धिमा। जिस पर रिद्धिमा ने बिगड़ते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो ऋषित कि उस वक्त मुझे कैसे फील हुआ होगा, मैंने ये सब कैसे सहा होगा, मेरा दिल कितना टूटा होगा, ये तुम समझ ही नहीं सकते। ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं समझता हूँ रिद्धिमा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। पर रिद्धिमा ने अगले ही पल ऋषित का हाथ झटक दिया और अपने दिल की सारी भड़ास निकालते हुए बोली, तुम नहीं समझ सकते, तुम कभी नहीं समझ सकते। तुम मेरा दर्द उस दिन समझोगे जब मैं तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लूंगी, जिस दिन मैं तुमसे कहूंगी कि मुझे किसी और से प्यार है, और उस दिन तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा। ऋषित मिन्नतें करते हुए बोला, रिदु प्लीज ऐसे मत कहो। जिस पर रिद्धिमा ने ऋषित की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ ऋषित, और उस दिन तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा और तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस हालत से गुजरी हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर कल को मैंने ऐसे ही किसी और का हाथ थाम लिया और तुम्हें छोड़कर चली गई, और फिर कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ गई और बोलने लगी कि चलो सब कुछ भूल जाते हैं और नई शुरुआत करते हैं, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? रिद्धिमा का ये सवाल सुनकर ऋषित बहुत चक्का सा रह गया। ऋषित को समझ नहीं आ रहा था कि अगर सच में ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो क्या करेगा, पर रिद्धिमा के बगैर तो वो जी ही नहीं सकता, ये सच था। ऋषित कुछ नहीं कह रहा था। ये देख रिद्धिमा ने अविश्वास में अपना सर हिलाया और उपहास से हंसते हुए बोली, जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? जिस दिन तुम्हारे पास जवाब होगा उस दिन मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूंगी। इतना कहकर रिद्धिमा अपने कमरे में चली गई। ऋषित वहीं किसी मूर्त की तरह खड़ा रह गया। रिद्धिमा कुछ दिन के लिए गौरव के घर रहने चली गई थी, तो ऋषित जानता था कि गौरव और रिद्धिमा के बीच वैसा कुछ नहीं था, पर फिर भी रिद्धिमा बस उसके साथ नहीं थी तो ऋषित की हालत खराब थी। वो चैन से रह नहीं पा रहा था और वो जी भी नहीं पा रहा था। लेकिन अगर सच में रिद्धिमा ने कह दिया कि वो किसी और से प्यार करती है और ऋषित को छोड़कर चली गई, तो ऋषित तो खुद को कभी संभाल ही नहीं पाएगा और अपने जीने की आस ही खो देगा। रिद्धिमा उसे छोड़कर चली जाएगी और किसी और का हाथ थाम लेगी, इस सोच से ही ऋषित पूरी तरह हिल गया था। बस ये सोच ही उसका दिल तोड़ रही थी। तो अगर ऐसा सच में हुआ तो क्या होगा? ऋषित को एहसास हुआ कि इस सोच से ही उसको इतना दर्द हो रहा था।
तो रिद्धिमा के साथ तो ये सब हुआ था, तो फिर उसे कितना दर्द महसूस हुआ होगा। ऋषित फौरन रिद्धिमा के कमरे में चला गया। रिद्धिमा और निशांत सो रहे थे तो ऋषित धीरे से रिद्धिमा के पास आ गया। रिद्धिमा सो रही थी, ये देख ऋषित धीरे से बोला, जानता हूं कि तुम्हारे लिए मुझे माफ करना इतना आसान नहीं है, तो तुम मुझे मेरी गलती की कोई भी सजा दे दो, पर किसी और का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि वो सजा मेरे लिए मौत से भी बदतर होगी। तुम चाहे कितने भी सितम कर लेना मुझ पर, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बगैर। ऋषित की आंखों से आंसू निकल गए और एक आंसू रिद्धिमा के गाल पर गिर गया। रिद्धिमा के चेहरे पर थोड़ी शिकन आ गई। ऋषित ने फौरन रिद्धिमा के गाल पर गिरा अपना आंसू बहुत ही हल्के से टच करके पोंछा और धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, सॉरी। फिर कुछ पल रिद्धिमा को देखकर ऋषित अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही रिद्धिमा ने अपनी आंखें खोली। रिद्धिमा जाग रही थी और ऋषित की कही हर बात उसने सुन ली थी। रिद्धिमा ने धीरे से अपनी गाल को टच किया तो ऋषित रो रहा था। क्या वो उसे सच में इतना प्यार करता है? क्या उसे सच में ऋषित को माफ करके एक आखिरी चांस देना चाहिए? रिद्धिमा ने इसी सोच में अपनी आंखें बंद कर ली और यही सब सोचते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। उधर दूसरी तरफ होटल में सोनिया और उसकी माँ अपना गम दूर करने के लिए ड्रिंक कर रहे थे। सोनिया ने पूरा ग्लास एक झटके में खत्म करते हुए कहा, आप सच कह रही हो माँ, ऋषित अब मुझसे नफरत करता है। वो अब हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। अगर उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो हम तो जिंदगी भर जेल में पड़े सड़ते रहेंगे। ऋषित के पास ये सबूत तो है ही कि मैंने उन लेटर्स का गलत इस्तेमाल किया है, और फिर उसने तो कंपनी से भी मुझे निकाल दिया और मेरा करियर भी खत्म कर दिया। और जहां तक मैं ऋषित को जानती हूँ वो चुप नहीं रहेगा, और अब तक तो उसने हमारे खिलाफ कई और सबूत ढूंढ लिए होंगे। निर्मला ने भी ड्रिंक करते हुए कहा, वही तो, इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ सोचो। सोनिया अपने लिए दूसरा पैग बनाते हुए बोली, ऋषित और रिद्धिमा को तो हम बाद में देख लेंगे, पर पहले उनसे बचना जरूरी है, और हम ऋषित से तभी बच सकते हैं जब हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएं, या इंडिया छोड़कर चले जाएं। निर्मला ने सोचते हुए कहा, हम लंदन जा सकते हैं, लेकिन वहां पर रहने का इंतजाम और हमारा गुजारा करना, ये सब कैसे होगा? हमारे पास सिर्फ 25 लाख हैं और जाते ही तुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है। सोनिया के चेहरे पर एक घटिया सी मुस्कान आ गई और वो बोली, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। सूरज और देवयानी के लिए हमने इतना काम किया है, तो अब उन्हें हमारा काम करना होगा। निर्मला भी सोनिया की बात का मतलब समझ गई और वो भी मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद अरोड़ा मेंशन के अपने कमरे में देवयानी आराम से सो रही थी, पर फोन के रिंग से उसकी नींद टूट गई तो देवयानी ने देखा कि सोनिया का फोन था। देवयानी ने एक बार अपने पास सोए अरुण की तरफ देखा तो उसने चैन की सांस ली, ये सोचकर कि अरुण गहरी नींद में था। फिर देवयानी ने फौरन अपने कमरे के बाहर आकर फोन रिसीव किया और सोनिया पर गुस्सा होते हुए बोली, ये क्या पागलपन है, रात के इस वक्त कोई फोन करता है क्या? जिस पर सोनिया ने कहा, क्योंकि काम ही ऐसा है। आज तक मैंने आपके बहुत काम किए हैं और आपके कई प्लान्स में आपका साथ दिया है, पर अब साथ देने की बारी आपकी है। सोनिया की आवाज से ही पता चल रहा था कि वो नशे में थी। देवयानी भी समझ गई थी कि सोनिया के मिजाज कुछ बदले हुए थे, तो देवयानी फौरन सूरज के कमरे में गई। देवयानी ने सूरज को नींद से उठाया तो सूरज इरिटेट होकर उठ गया। ये देखकर देवयानी ने अपना फोन स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से सोनिया की आवाज सुनकर सूरज की नींद भी उड़ गई। सोनिया फोन पर देवयानी और सूरज को बोली, ऋषित ने मुझे बर्बाद कर दिया है और वो आगे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे और मेरी माँ को लंदन जाना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम मुझे 50 करोड़ दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर देवयानी और सूरज दोनों को ही गुस्सा आ रहा था। सूरज चिल्लाते हुए बोला, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें शराब चढ़ गई है क्या? और हम तुम्हें पैसे क्यों दें? सोनिया और निर्मला के साथ आगे क्या होगा? क्या देवयानी और सूरज सोनिया की मदद करेंगे? और क्या रिद्धिमा ऋषित को माफ कर पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।